ठंड बढ़ गई है। मुझे भी हल्की सी सर्दी और खांसी है। नाक ब्लॉक लग रहा है, नोज ब्लॉक है। तो डॉक्टर्स जब ठंड लगती है, उनको जब सर्दी खांसी होती है तो वो क्या करते हैं? क्या वो दवाई लेते हैं? और अगर दवाई लेते हैं तो कौन सी दवाई लेते हैं? डॉक्टर्स ठंड लगने पर खुद क्या करते हैं? आज हम लोग ये जानने वाले हैं, ताकि इससे हमारे मरीजों को भी फायदा है। सर्दी खांसी होने पर लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ वो शुरू कर देते हैं। जब वो क्लिनिक पर आते हैं हमारे पास, तो अगर मैं उनको कुछ बात बताऊं कि कैसे आप अपने सर्दी और खांसी को बिना दवाइयों के या कम से कम दवाई के इस्तेमाल करके आप ठीक कर सकते हैं, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कन्विंस नहीं होते हैं। लोग जब क्लिनिक पे आ रहे हैं तो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीद यही रहती है कि उनको भी दवाई दी जाए। ऐसे में दवाई हम लोग लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ में और भी जो चीज़ें करनी चाहिए वो भी बता देते हैं कि दवाई के साथ आप इसको भी करिए, कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि लोग सिर्फ दवाइयों के सहारे ही रहना चाहते हैं, सिर्फ दवाई ही लेना चाहते हैं। ठीक वो भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें, अपने शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता, इसको बढ़ाएं और इसके सहारे हम लोग ठंड के मौसम में जब भी सर्दी खांसी हो उसके साथ हमारा शरीर लड़े और आगे भी लड़ने के लिए तैयार रहे। सीजनल जब सर्दी लगती है या नाक बहने लगती है या नोज स्टफी हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ या हमारे जैसे दूसरे डॉक्टर्स क्या करना पसंद करते हैं? हम लोग दिन में कम से कम 4 बार स्टीम इनहेलेशन करते हैं, भाप लेते हैं। यही सबसे ज्यादा कारगर तरीका है। स्टीम लेने का क्या तरीका सबसे ज्यादा कारगर है? स्टीम बनाने की अलग से मशीन आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, 500-600 रुपए की आती है। लेकिन उससे भी बेहतर जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि इलेक्ट्रिक केटल आता है। इलेक्ट्रिक केटल की कीमत भी लगभग इतने ही के आसपास में रहती है। अच्छे अच्छे ब्रांड के इलेक्ट्रिक केटल्स आते हैं, यानी कि वो जल्दी खराब नहीं होते, वो लंबे समय तक चलते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में पानी भर देना है, उसको ज़मीन पर रख दीजिए, उसका ढक्कन खुला रहेगा और बेड पर लेट जाइए, सिर को लटका दीजिए नीचे, उल्टा लेटना है और सिर को नीचे लटका देना है। इसके बाद भाप बनेगी और भाप सीधे आपके नाक में आएगी। लंबी लंबी सांस लीजिए, 2 बार 3 बार। भाप को अपने फेफड़ों के अंदर तक जाने दीजिए। सांस बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेने की जरूरत है, लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, ताकि भाप अच्छे से चारों तरफ आपके फेफड़ों में फैले। भाप जब जाती है तो साइनस हमारे जो नाक के आसपास में होते हैं, ये एक खाली जगह होती है, हड्डियों के बीच में हवा भरी होती है, ये खाली जगह होती है। ये प्रकृति ने इसीलिए बनाया है ताकि हमारी जो खोपड़ी है उसका वजन कम रहे। तो और भी वैज्ञानिक इसके कारण है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतने पे जाते हैं। तो वो जो खाली जगह होती है वहां पे म्यूकस, यानी कि जो पानी नाक से निकलता है वो जाकर वहां पर सूख कर जम जाता है, उसकी जगह को ब्लॉक कर देता है। अब वो ब्लॉक करने के बाद वहां पर दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है तो हमें एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत पड़ जाती है। इन्फेक्शन होने से क्या हो जाता है ये आप खुद भी समझ सकते हैं, बहुत आसान सा टेस्ट है। और क्लिनिक में जब जाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग भी यही करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ हम लोग दबाकर उंगलियों से प्रेशर डालकर देखते हैं। तो आप जब क्लिनिक में आएंगे तो देखेंगे कि मैं भी यही कर रहा हूँ। तो
तो यहाँ पर दबा कर देखने से ये दिखता है कि अगर दर्द हो रहा है तो ये ज़्यादा इस बात की तरफ संकेत करता है कि साइनस में इन्फेक्शन लग गया है। वहाँ पर म्यूकस बहुत दिन से सूख गया था, सूख कर वहाँ पर अब इन्फेक्शन लग गया है। इसके अलावा बुखार भी आ सकता है और सिर में दर्द भी रह सकता है। सिर दर्द की दवाई ले लेंगे, थोड़ी देर तक सिर दर्द ठीक रहेगा, लेकिन दोबारा से सिर दर्द आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि साइनस में इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग भाफ लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो इन साइनसेस की जो छोटी छोटी छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से कि वो नाक की तरफ खुलता है, कम्युनिकेट करता है, तो ऐसे सारे छिद्रों पर जो म्यूकस जम गया है, भाफ की जो वेपर है, जो भाफ है, पानी है, वो जाकर उस म्यूकस को घोल देता है। इस म्यूकस के घुल जाने से वो जगह अब खुल जाती है। जब आप भाफ लेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए आपके नाक में बलगम आ रहा है, आप उसको थूक कर बाहर निकाल देते हैं और 2-4 मिनट के अंदर में ही आप देखिएगा कि आपका सिर हल्का हो गया, नाक से ढेर सारा बलगम निकल गया और अब आपके जो विंड पाइप है, जो सांस लेने की नली है, वो क्लियर हो गई है। तो जब भी नाक हमारा भारी लगता है या सर्दी लगती है तो हम लोग भाफ लेते हैं। दिन में 3 बार भाफ लेना, 3 बार 4 बार भाफ लेना, हम लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि क्या उसमें कोई दवाई डाल दें, विक्स डाल दें, कार्बोल प्लस नाम की एक चीज आती है, मेंथॉल है, वो भी डाल दें। आप डाल सकते हैं, डालने से फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है या कोई बात है उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि वो डालना ही पड़ेगा। मैं खुद कभी अगर रहा तो मैं डाल लेता हूँ, अन्यथा मैं खुद ही सिर्फ स्टीम ही लेता हूँ और सिर्फ उतने से ही सब कुछ हल्का हो जाता है, नाक के सारे साइनस खुल जाते हैं और अच्छी तरीके से सांस लेना संभव हो जाता है। इस तरीके से जब भी थोड़ा भी नाक में स्टफी लगता है, मैं स्टीम लेता हूँ और सर्दी खांसी का जो ज़्यादा असर है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि गले में थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा दुखेगा। इसके लिए ठंडा पानी नहीं पीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए। संभव हो तो हल्दी दूध लीजिए, गर्म हल्दी दूध लेने से भी फायदा मिलता है, गर्म पानी पीने से, गर्म चाय पीने से फायदा मिलता है। इसको पीने का एक तरीका लेके मिलता है। हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा जो सिप लेते हैं, उसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा सिप लें, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा लें और एक बार में निगल लें। ऐसे जैसे हम लोग थूक निगलते हैं, ठीक वैसे अगर हम लोग गर्म हल्दी दूध, गर्म चाय या कुछ भी गर्म निगल लेते हैं, तो आप खुद ही महसूस करके देखिएगा कि गले के पीछे की तरफ में ज़्यादा अच्छी सिकाई हो जाती है और ये पीने के बाद ही आप थोड़ा देखिएगा कि आपके गले का दुखना कम हो गया है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, भाफ लेते वक्त अगर हम लोग मुंह खोलकर सांस लेंगे तो भाफ की ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हमारे गले के उस जगह पे पहुंचेगी। तो जैसे ही आप मुंह खोलकर सांस लीजिएगा, स्टीम अंदर जाएगी, भाप अंदर जाएगी, तो आपको पहले तो खांसी आएगी, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा सूजन और इन्फेक्शन भी हो रखा है। तो जैसे ही सांस जाएगी वहां पे आपको इरिटेशन होगा, खांसी आएगी। आप खांस लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर से भाप लीजिए, फिर से खांसी आएगी। 4-5 बार करने के बाद आप देखिएगा कि अब खांसी नहीं आ रही है। अब खांसी इसीलिए नहीं आ रही है कि अब वहां का सूजन और इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद आप मुंह खोलकर 10-15 बार सांस लीजिए, आपको खांसी नहीं आएगी और भाप फेफड़ों तक जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको खांसी आए और बलगम आए, तो फेफड़े से भी बलगम निकलता है, जो नीचे की तरफ इन्फेक्शन फैला है उस पर भी फायदा होता है। सर्दी खांसी ज्यादातर मामले में क्या होगा, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। वायरल इन्फेक्शन के बाद में बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन चलाता है, तब हम लोगों को एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब भी सर्दी खांसी होती है तो हम लोग 2 दिन का टाइम लेते हैं। अगर 2 दिन में आराम नहीं आता है तब हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। और किन मामलों में एंटीबायोटिक लेना चाहिए? अगर आपका बलगम, आप खांसी कर रहे हैं, बार बार खांसी आ रही है, सीने में महसूस हो रहा है कि कुछ अटका हुआ है और सीने से निकल रहा है, ये बलगम पीले रंग का हो गया है, ऐसी स्थिति में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। अगर मरीज को डायबिटीज है, मरीज को पहले से एस्थमा या सांस की नलियों की बीमारी है, जिसको कि हम लोग सीओपीडी कहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बलगम के जमने के बाद
बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, और ये इन्फेक्शन निमोनिया में बदल जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अगर मरीज आए जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनको सांस की नली की बीमारी है, या पहले भी निमोनिया हो जाने की समस्या रही है, या वो किडनी के मरीज हैं, उनको उनके शरीर की इम्यूनिटी कम है, उनकी केमोथेरेपी चल चुकी है, या कैंसर है, इस तरीके के जो मरीज आते हैं जिनकी शरीर की प्रतिरोध क्षमता थोड़ी कम हो गई है, उनको हम लोग थोड़ा पहले ही एंटीबायोटिक दे देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में जब इन्फेक्शन बैठ जाता है तो ज़्यादा बहुत जल्दी वो निमोनिया में बदल जाता है। उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा होती है तब भी हम लोग एंटीबायोटिक देने में थोड़ी सी जो समय है वो कम लेते हैं, असेस करते हैं और ये देखते हैं कि थोड़ा जल्दी ही एंटीबायोटिक शुरू कर दें ताकि ये इन्फेक्शन निमोनिया में नहीं बदल जाए। अदरवाइज बाकी ज़्यादातर लोगों को एंटीबायोटिक मैं 2 दिन के बाद ही देना प्रेफर करता हूँ। पहले इस तरीके से स्टीम लेना और बाकी सारी जो सावधानियां हैं वो रखने के लिए हम लोग कहते हैं। अगर सिम्टम्स में बदलाव नहीं आता है, तकलीफ बढ़ रही होती है, तो मैं एंटीबायोटिक देता हूँ, नहीं तो बिना एंटीबायोटिक के ही मेरे खुद की सर्दी और हल्की खांसी ठीक हो जाती है और मरीजों की भी ठीक हो जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करें, स्वस्थ रहें। और हाँ, विटामिन सी का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठंड में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है क्योंकि धूप कम रहती है। आजकल हम लोग कमरों में रहते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, घर में धूप बहुत कम मिलती है। पहले जिस तरीके से बाहर खेलना वगैरह भी होता था तो बच्चों में भी धूप अच्छी मिलती थी, विटामिन डी अच्छा रहता था। क्लिनिक में भी मरीज आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी की उनको कमी है, तो ऐसे में हम लोग विटामिन डी की गोली भी देते हैं। विटामिन डी आप ले सकते हैं। विटामिन डी की गोली केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती है, ली जा सकती है। दूध में विटामिन डी बहुत होता है, शरीर में धूप लगाइए, जो प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी बढ़ाने का, वो बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावे खाने में हम लोग नींबू, संतरे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी भी मिलता रहता है। तो ठंड के समय में ये हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए। दाल में नींबू डाल के खा लेना, ये ठंड में बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुआ करता था पहले, हमारे गांव में ये इस्तेमाल होता था। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये हमारे पुराने समय से चली आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी विटामिन सी की भी गोली मिलती है या कि मल्टीविटामिन के टैबलेट्स मिलते हैं, तो वो भी लिए जा सकते हैं। ठंड में अगर हम लोग ये सारी चीज़ें लेते हैं तो इससे हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी रहती है और ये सर्दी, खांसी, ठंड लगना बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, फेसबुक पेज के साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और हम लोग ऐसी ढेर सारी बातें करेंगे जो कि आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम लोग ये सारी बातें जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। मेरी जो किताब है हार्ट के ऊपर में, हार्ट को कैसे ठीक रखते हैं, ये किताब फ्री में मैं लोगों को बांटता हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं उनको ये किताब भेज दूंगा। तो ये किताब ज़रूर से आप भी अपना ईमेल देकर, लिखकर मंगवा लीजिए, पढ़िए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।